राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे। तो आज की कहानी हमारी गंगाराम पटेल और बुल्की नाई पर आधारित है। जब समाज में सामंती जिम्मेदारी व्यवस्था थी, इन कहानियों का संबंध उसी समय से है। गंगाराम पटेल एक जमींदार थे। उस समय में जमींदार का शासन चलता था, इसलिए पंचायत के सभी लोग जमींदार की बात मानते थे। एक बार गंगाराम पटेल घूमने के लिए जा रहे थे। अपने बनाने खाने और सहायता के लिए बुल्की दास नाई को साथ में ले जाना चाहते थे, लेकिन बुल्की नाई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि बुल्की दास की अभी हाल ही में नई नई शादी हुई थी। बुल्की दास की नववधू ने बुल्की को कई तरकीबें बताई जिससे वो जल्दी वापस आ जाए। बुल्की दास गंगाराम पटेल के पास गए और कहा, हुजूर, मैं आपके साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं रोज आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आप उसका जवाब न दे पाए तो मैं वापस आ जाऊंगा। गंगाराम ने शर्त स्वीकार कर ली। इसी प्रश्नों पर आधारित सभी कहानियां हैं। इन कहानियों में मनोरंजन के साथ बहुत सी नैतिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षाएं भी शामिल होती हैं। यह अत्यंत रोमांचक कहानियां हैं, आपको एक बार अवश्य ही सुननी चाहिए। गंगाराम पटेल और बुल्की नाई अपने साथ जरूरी सामान लेकर घोड़े पर बैठकर जूनागढ़ की तरफ घूमने के लिए निकल गए। जूनागढ़ में घूमते घूमते उन्होंने देखा कि वहां के निवासी बड़े धार्मिक, दयालु और धनगढ़ हैं। उन्होंने रास्ते में बहुत से मंदिर भी देखे जहां सदा व्रत लगे हुए थे। वहीं महात्माओं तथा भूखे लोगों को भोजन दिया जा रहा था। इस प्रकार अनेक प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए वह भावनगर आ गए। भावनगर गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है। वहां एक सड़क के किनारे सुंदर बाग था। वहां आकर वो दोनों ठहरे। बुल्की नाई ने सब सामान ठीक प्रकार लगा दिया तो उसके बाद गंगाराम पटेल ने 50 रुपए देकर बाजार से सामान लाने के लिए बोला। बुल्की दास खाने का सामान लेकर बाजार से जिस समय वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है। उस जुलूस में एक वृद्ध महिला और एक वृद्ध पुरुष भी थे। उनका एक स्थान पर अभिवादन हो रहा था। बुल्की दास ने वहां खड़े हुए लोगों से पूछा कि यह जुलूस किस कारण से निकाला जा रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यह वृद्ध और वृद्धा दोनों पति पत्नी हैं। कई साल पहले इन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। ये इस शहर के प्रसिद्ध सेठ हैं और जनता के प्रिय तथा हितकारी हैं। इनके मरने के समाचार से सब जनता दुखी थी, परंतु आज यह जीवित यहाँ आए हैं तो जनता इसी उपलक्ष्य में इनका जुलूस निकालकर खुशी मना रही है। जगह जगह दोनों का अभिनंदन हो रहा था। बुल्की दास नाई ने जब यह देखा सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि कई साल पहले जो व्यक्ति मर चुके थे आज वो जीवित कैसे हो सकते हैं और उनका जुलूस इतने उत्साह से कैसे निकल रहा है। अपने मन में विचार करता हुआ बुल्की नाई सामान लेकर पटेल जी के पास आया और उनके पास सामान रखकर कहने लगा, पटेल जी, अब तो मुझे आज्ञा दो। इतनी बात सुनकर गंगाराम पटेल कहने लगे कि मालूम होता है तुम कोई अजूबा चरित्र देख कर आए हो, आज तभी इस तरह की बात कर रहे हो। अब तुम पहले खाना बनाओ, रोज की भांति सोते समय तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। गंगाराम पटेल की बात सुनकर बुल्की दास पानी भरकर लाया, चूल्हा जलाया, फिर दोनों ने मिलकर भोजन बनाया और खाया। उसके बाद बुल्की नाई ने पटेल जी का बिस्तर लगाया, हुक्का ताजा करके उनके सामने रख दिया, खाने के बर्तन धो ठिकाने पर रख दिए और पैर दबाने बैठ गया और कहने लगा, आपने कहा था सोते समय तेरी बात का जवाब दूंगा, तो दो अब जवाब। इतनी सुनकर गंगाराम पटेल बोले, बताओ तुमने आज क्या अनोखी बात देखी है। इतना सुनकर बुल्की नाई बाजार में जो देखा वह दृश्य बयान कर दिया। अब गंगाराम पटेल ने बोलना शुरू किया, देखो, फौज में नकारा और बात में हुंकारा जरूरी है। सो तुम जब तक हुंकारा देते रहोगे मैं अपनी बात कहूंगा, जब हुंकारा देना बंद कर दोगे तो मैं अपनी बात बंद कर दूंगा। इतना कहकर गंगाराम पटेल बात कहने लगे और बुल्की नाई हुंकारे देने लगा। इस नगर में एक समय सेठ जीवनलाल रहते थे। चंपा नाम की उनकी पत्नी थी। वह दोनों वृद्ध हो गए थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई थी। संतान के दुख में वे दुखी रहते थे। एक दिन चंपा अपने पति से कहने लगी, अब तक मेरे हैं प्रभु, नहीं हुई संतान,
ब्याह दूसरा कीजिए, भली करे भगवान। अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ बोले, होकर के रहता वही जो विधि रचे विधान, बिना भाग्य के प्रिय कैसे हो संतान। हे प्यारी, संतान भाग्य में होती है। यदि मैं दूसरा विवाह कर लूं और फिर भी संतान न हो तो क्या होगा, इसलिए ऐसे ही रहना ठीक है। अब तक किसी को बुढ़ापे में ब्याह करके सुख नहीं मिला। इस सेठ ने सेठानी को बहुत समझाया, परंतु वह विवाह के लिए हट पकड़ कर बैठ गई। अपनी पत्नी की हट के कारण कुछ समय बाद उस सेठ ने एक 20 वर्ष की लड़की से विवाह कर लिया। नई पत्नी को ब्याह कर संग लाए और दरवाजे पर आकर नई पत्नी कहने लगी, अलग रहूंगी सौत से, सुनो नाथ चितलाए, कमरा मेरे लिए एक खाली दे कराए। नई बधू की ऐसी बात सुनकर सेठ कहने लगा, पत्नी मेरी वृद्ध है, सभी गुणों की खान, मिल करके उससे रहो, पाओ सुख महान। सेठ ने बहुत समझाया, मगर नई पत्नी कहने लगी कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। सेठ ने परेशान होकर यह सब हाल अपनी पहली पत्नी से कहा, जिसे सुनकर उसने नई बहू को अलग से कमरा खाली कराकर दे दिया। नई बहू अपने कमरे में रहने लगी। थोड़े समय बाद सेठ के यहाँ पर एक मुनीम काम करता था, जिसकी उम्र लगभग 24 साल की थी। थोड़े दिन में ही नई बहू की उस मुनीम से आंख लड़ गई, तो वह दोनों छिपकर अपनी वासना की तृप्ति करने लगे। मोहल्ले में मुनीम ने खबर कर दी कि सेठ पागल हो गए हैं। धीरे धीरे सेठ के पागल होने की खबर नगर में चारों ओर फैल गई। सेठ ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। सेठ की पहली पत्नी ने मुनीम और सेठ की पत्नी का व्यवहार ताड़ लिया था। वह अपने पति से कहने लगी कि तुम्हारे मुनीम ने तुम्हारे पागल होने की खबर उड़ाई है, उसके नई बहू के साथ दूषित संबंध हैं। यह लोग किसी षड्यंत्र से हम दोनों को मरवाकर आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। सेठ ने कहा कि अब मैं होशियार रहूंगा। एक दिन सेठ की नई पत्नी और मुनीम आपस में बात कर रहे थे, तो मुनीम ने सेठ की पत्नी को समझाया कि कहीं ऐसा ना हो कि पहली पत्नी को ही सेठ अपनी सारी जमीन जायदाद दे दे, इसलिए उचित है कि सेठ से उसकी संपत्ति को अपने हक में लिखवाया जाए। सेठ की नई पत्नी ने भी इस पर अपना समर्थन किया। मुनीम उस दिन शाम को शराब पीकर आया और एक लिखा हुआ पत्र सेठ के सामने रख दिया। उसने सेठ को पिस्तौल दिखाकर जबरन उस कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। सेठ ने डर के मारे उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब मुनीम और सेठ की नई पत्नी आजाद हो गए थे। फिर एक दिन मुनीम ने सेठ को भोजन के साथ विष खिलाकर एक बड़े नाले में बहा दिया और दूसरे दिन मोहल्ले में खबर उड़ा दी कि सेठ पागल थे, न जाने वो कहाँ चले गए रात को। यह बात सुनकर लोग बड़े दुखी हुए। अब सेठ की पहली पत्नी के दुखों का ठिकाना न रहा। बेचारी बहुत रोई, मगर क्या करती। एक दिन मुनीम ने सेठ के कपड़ों में खून के कुछ दाग लगाकर और हड्डियों का एक पंजर तलाश करके मोहल्ले में एक खबर सुनाई कि जंगल में सेठ की हड्डियां और वस्त्र मिले हैं। ऐसे लगता है जैसे सेठ को कोई जंगली जानवर खा गया हो। मोहल्ले के लोग वहां गए और सेठ के कपड़े तथा हड्डियों के पंजर को उठा लाए और वैदिक रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार कर दिया गया। अब सेठ की नई पत्नी और मुनीम पति पत्नी की भांति मकान में निडर होकर रहने लगे और सेठ की पहली पत्नी को दुख पहुंचाने लगे। वह कहने लगी, मैं सेठ की पत्नी हूँ, इसकी संपत्ति की मालिक मैं हूँ। मुझे सेठ के मरने की बात पर भी लोगों का षड्यंत्र दिखता है। मैं यह सब पुलिस को बताऊंगी। यह सुनकर मुनीम और सेठ की नई पत्नी ने विचार किया कि अभी मामला ताजा है, इसलिए थोड़े दिन इसे सुख से रखना चाहिए, जिससे यह सेठ को भूल जाए और फिर इसका भी कुछ इंतजाम कर देंगे। यह विचार कर सेठ की नई पत्नी ने बनावटी प्रेम दिखाकर उसकी खुशामद की और उससे कहा, तुम मुझसे बड़ी हो, मैंने भूल की जो तुम्हें कष्ट दिया, अब कष्ट नहीं दूंगी, बड़ी बहन बनाकर रखूंगी। जिस नाले में सेठ को जहर खिलाकर फेंका गया था, आगे चलकर उसी के किनारे एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा की नजर सेठ की लाश पर पड़ी तो उसने उसे निकलवाया। उसने देखा यह मरा नहीं बल्कि किसी जहर ने इसको बेहोश कर दिया है। महात्मा ने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया तो सेठ का विष उतर गया और उसे होश आ गया। महात्मा ने उसे अच्छी तरह रखा, जिससे कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गया। वह सेठ महात्मा का शिष्य होकर उसी स्थान पर भगवान का भजन करने लगा। अब उसका हृदय समाज की ऐसी गंदगी देखकर घृणा करने लगा और अपने घर जाने का विचार उसने छोड़ दिया।
उधर मुनीम आनंद पूर्वक सेठ की नई पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसने पहली पत्नी को भी विष खिलाकर नौकर से उसी नाले में फिकवा दिया और महल में खबर दे दी। सेठ की मृत्यु से दुखी होकर उनकी पत्नी भी न जाने कहां चली गई है। जब यह बात मोहल्ले वालों ने सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु करते भी तो क्या करते। सेठ की वृद्ध पत्नी की लाश भी उसी नाले में बहती हुई उसी महात्मा की कुटिया के पास पहुंची तो महात्मा ने उसे भी निकलवाया और उसका भी जड़ी बूटियों से इलाज कर विष दूर किया। जब उसे होश आया तो सेठ ने बताया कि यह मेरी पत्नी है। यह सुनकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और उस स्त्री को भी वहीं रखा। जब वह स्वस्थ हो गई तो उसी कुटी पर रहकर भगवान का भजन करने का विचार किया और अपने पति के साथ कुटी पर रहकर भगवान का भजन तथा महात्मा और अपने पति की सेवा करने लगी। महात्मा ने उन दोनों को समझाया, बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब मैं तुम्हें तुम्हारे मकान तक लेकर चलूंगा। पति पत्नी दोनों ने महात्मा की आज्ञा को सिरोधार्य मानकर उनके वचनों को मानने का वचन दिया। इधर थोड़े दिन सब कुछ तो ठीक ठाक चलता रहा। फिर एक दिन मुनीम ने सोचा कि सेठ और सेठ की वृद्ध पत्नी का तो अंत हो चुका है, मेरी इन बातों का पता सेठ की नई पत्नी को ही है। यदि इसे भी मरवा दिया जाए तो मैं अकेला इस जायदाद का मालिक बन जाऊं और मेरा राज भी राज ही रह जाएगा। उसने जिस नौकर से सेठ और सेठानी को जहर दिलवाया था उसे 5,000 रुपये देने का वादा कर अपने साथ ले लिया और रात में सेठ की सोती हुई नई पत्नी को भी चाकू से गोद दिया और उसे उसी नौकर से गड्ढा खुदवा कर उसमें गड़वा दिया। जब नौकर ने अपने 5,000 रुपये मांगे तो उसने उसे पिस्तौल दिखाकर मारने की धमकी दी। नौकर मुनीम की मनसा समझ गया और वह वहां से भागकर पुलिस के दफ्तर गया और सेठ सेठानी को विष देना तथा नई सेठानी को जान से मारने की सभी बातें पुलिस को बताई। पुलिस अधिकारी मकान पर छापा मारकर सेठ की नई पत्नी की लाश को गड्ढे से निकालकर मुनीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब यह समाचार एक दिन महात्मा ने कुटी पर सुना तो उसने सेठ सेठानी को सम्मान पूर्वक उस नगर में भेजा। लोगों ने सेठ सेठानी को पहचान कर बड़ी खुशी मनाई और उसी खुशी में जुलूस निकालकर उनका जगह जगह पर सम्मान किया। सो हे बुलाखी, लोग सच कहते हैं, बुराई का फल बुरा ही होता है और भलाई का भला। तुम जिन सेठ सेठानी का सम्मान होते हुए देख आए हो वह वही पत्नी हैं जिन्हें उनके मुनीम ने षड्यंत्र करके मृत्यु घोषित करवाया था। देखो बुढ़ापे में विवाह करने का कितना बुरा नतीजा निकला। 2 पत्नी वाले पुरुष को सुख नहीं मिलता। अब रात बहुत हो गई, जल्दी सो जाओ, सुबह आगे बढ़ना है। यह कहकर गंगाराम पटेल सोने चले गए और बुलाखी नाई कल की योजना में व्यस्त हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। गंगाराम पटेल और बुलाखी नाई की और भी कथाएं सुनने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानी के साथ मैं सीमा यादव फिर उपस्थित होंगी आप सभी के सामने। अभी हमें विदा दें। राधे राधे।